बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. आज लेक्चर नंबर 5 है। 4 हाँ, लेक्चर नंबर 5 और बैच भी 5 जी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी उसको हम डिस्कस कर रहे थे और कल हमने डिसकंटिन्यू किया ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। अच्छा जी, कल जो मैं कह रहा था कि राव साहब आपके लिए भी अनाउंसमेंट है और अनाउंसमेंट मैं बैच 1 2 3 उन ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा कि होपफुली अगले महीने आपका एग्जाम है। तो ये जो आराम वाले दिन थे वो ख़त्म कर दें। तो अल्लाह जानता है कि आगे एक्सटेंड दोबारा ना हो जाए, ये दोबारा क्या कई बार आगे आगे ना चला जाए। बट ये जो ये आ रही है जी कि आप भी चेक कीजिएगा कि इस डेट को इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो है इनका एग्जाम होपफुली स्टार्ट हो जाएगा और इससे 15 माइनस कर लिए तो कोई 6 या 5 को या 7 को जो फैब की होगी आपको मे बी तो नंबर स्लिप जो है ना आपको अपलोड कर दी जाए। तो आज 11 ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक 40 डेज है आपके पास अभी भी। तो अब डू एंड डाई वो वाली सिचुएशन राहुल साहब पैदा हो गई है। तो बैच नंबर 6 और 7 जो है ना राहुल साहब कह रहे हैं, राहुल साहब बैच नंबर 2 से हम कह रहे सर बैच नंबर 6 भी चलेगा 7 भी चलेगा। नहीं यार, अब कुछ और चलाएंगे, बस यहाँ बस है, क्या कहते हैं मक्खी हो गया झाड़, बस यार अब काफ़ी है। ठीक है जी। तो कल जो आपको कहा था आप काइंडली इन डेट्स को सामने रखते हुए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और इंशाल्लाह कि बुक हमने दे दी है पब्लिशिंग के लिए जिसमें 2500 MCQs हैं, 2500 MCQs। हाँ, और 2500 MCQs बड़े MCQs हैं 100। तो वो आपको इंशाल्लाह जैसी पब्लिश होगी मिल जाएगी, रीजनेबल अमाउंट होगी उसकी। कि हमारा भी बहुत बड़ा जिस तरह होता है ना कि अगर कास्ट आई है 500 रुपया और हम चार्ज शुरू कर दें 1600-1700, ऐसा नहीं होगा। यही जो 700-800 या इस तरह इसमें 25 और सिर्फ MCQs होंगे। क्योंकि मैं जो कहता रहा हूँ कि आप लाल किताब लें जो कि ऑर्डिनेंस मौजूद है या फिर आप डाउनलोड कर लें FBR की वेबसाइट से। उन दोनों सूरतों में पढ़ना, उससे ऊपर से साथ में जो नोट्स दिए हैं वो पिक्चर्स बना के मैंने हाईलाइट किए हुए हैं और फर्दर MCQ इससे प्रैक्टिस कर लें और इंग्लिश का जैसे मैंने बताया हुआ है इंग्लिश का वैसे कर लें तो अल्लाह मेहरबानी करेगा। और जो जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं उसमें आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फर्दर साहब इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी है फिर आपने। ठीक है, चलो इनकम फ्रॉम की प्राइस क्या होगी? हाँ कुछ यार ये अभी वो मुझे पब्लिशर बताएगा, वही नहीं करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आइडिया यही है, मैक्सिमम जो मैंने बता दिया आपको यहाँ तक ही होगी, इससे ऊपर कहाँ होगी। लेकिन वो 2500 जो है वो पेजेस तकरीबन MCQs है ना, वो MCQs ही पहुँच गए हैं तकरीबन 440-50 के पेजेस पे। अगर 1 रुपए का एक पेज भी हो हाँ बन जाएगा ना। तो ये है प्रिंटिंग कास्ट तो पढ़नी है या नहीं पढ़नी, ये है। एक रिंग में मेरे ख्याल 400 के करीब होते हैं कागज पेपर पे, तो 450 है। तो 4-5 किताबों का चरबा होगा या अपनी बात से नहीं, वो CA की ICMA के MCQs और मुख्तलिफ जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं वो, फिर इसमें कुछ नए बनाए, वो कुछ दोस्तों को कहा, तो ये एक अच्छा जो है ना, और साथ में जो गलतियां और गलतियों को खत्म करने की कोशिश की है। सर ये कह रहे हैं KPK में मिल जाएगी बुक? ये भाईजान इंशाल्लाह हर जगह मिलेगी। ये भाई साहब को फोन पर दे देगा, जहाँ कहेंगे
ये है ही जिसके ऊपर है, इसका ऑलरेडी इतने पार्सल जा रहे होते हैं। ठीक है जी, चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 12 इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला हेड ऑफ इनकम। आज 12 और 13 इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। ये पहला हेड ऑफ इनकम है और सैलरी हम पाकिस्तान में 99% कोशिश यही करते हैं कि मैं नौकर रख दूँ, ठीक है, और एम्प्लॉयर कम करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमारे हालात भी थोड़े से ख़राब है कि हम लोग सारे नौकरियाँ ढूंढने की तलाश में रहते हैं और एंटरप्रेन्योर जो है वो कम बनने की कोशिश करते हैं। तो सैलरी जो भी कमाएगा, सैलरी किसे कहा जाएगा? सैलरी इनकम के लिए उसके लवाजमात क्या हैं? एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉई कौन होता है? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आई होप कि ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जो नौकरी के लिए आता है वो एम्प्लॉई होता है, जो रखता है और कहता है मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा वो एम्प्लॉयर होता है, और इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता पैदा होता है वो एम्प्लॉयमेंट का रिश्ता होता है। आप पीछे बैठ जाओ आज, ठीक है? हाँ, अच्छा, तो इनके दरमियान जो रिश्ता होता है वो एम्प्लॉयमेंट का होता है। फिर हमने इसको भी डिस्कस किया हुआ था कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। कोई ऑफिस या डायरेक्टर जो कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है? वो भी एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आ जाता है। और फिर और हमने क्या कहा था कि कोई भी ऐसा काम जो आप करते हैं जिससे कोई फिक्स्ड या असरटेनेबल कोई रिवार्ड जो है, रिम्यूनरेशन जो है वो मालूम हो सके, तो फिर वो भी एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आ जाता है। 3 ही हमने डिस्कस किए थे। और फिर हमने विजिटिंग फैकल्टी की एग्जांपल दी थी कि अगर कोई विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा रहा होता है और वो पैसे लेता है तो सैलरी नहीं होता, परमानेंट फैकल्टी पढ़ा रहा होता है तो वो सैलरी होता है। फिर हमने ये भी कहा था कि आप कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए एक बंदे को अपने दफ्तर में बिठा लेते हैं, कहते हैं जो भी कंप्यूटर खराब होगा उसे ठीक करना है, तो उसको आप जो पैसे देंगे वो सैलरी होगी। और अगर कंप्यूटर खराब हो जाता है और फीस सेंटर कॉल करके कहते हैं आ जाओ ये कंप्यूटर ठीक कर दो, तो वो सैलरी नहीं होगी। फिर हमने सैलरी में और क्या पढ़ा था कि आप पे देते हैं, आप वेजेस देते हैं, आप रिम्यूनरेशन देते हैं, आप ओवर टाइम देते हैं, आप बोनस देते हैं, आप परक्विजिट देते हैं, आप और क्या दे सकते हैं? आप लीव पे देते हैं, आप पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव देते हैं। इन सब को हमने डिस्कस किया। तो ये किसका हिस्सा बनती हैं जाके? ये सारी सैलरी का हिस्सा बनती चला है। गया लगता है नेट। ये इसका कैसे चला गया? पता नहीं, लेकिन वो खुद ही रिस्टार्ट हो गई है। ये तो सिग्नल तो फुल आ रहे हैं। ये खुद ही restart है। ये ब्लू भी, हाँ ये खुद हो गया। ठीक है, हो गया। ये तो सही चल रहा था ना? कनेक्टेड है, स्टूडेंट्स आर इन। हाँ जी। अच्छा, आज हमने ये भी इनसे पूछा कि वी आर ऑडिबल कि नहीं, ये सही बता, ओके है ना? हाँ जी, ओके है। अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, प्लीज लेट मी नो, एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? मेरी आवाज आ रही होगी आपको? हाँ जी, आ रही है सब। ठीक है, और विजिबल भी है। तो सैलरी को हम डिस्कस कर रहे थे और क्या हमने सैलरी में कहा था? सर ये कहा था कि जो चीज़ें डिपार्टमेंट का कोई काम करने के लिए मिलती हैं वो सैलरी में काउंट नहीं होंगी। हाँ, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट मैंने दिया था सूफिया, वो ये था कि आपको अलाउंस कोई भी मिलेगा, अलाउंस मिलेगा तो सैलरी का हिस्सा होगा, लेकिन कोई ऐसा अलाउंस वो आपको मिल रहा है क्योंकि आपने ड्यूटी को सर अंजाम देने के लिए जो खर्चा किया और उस खर्चे को सोलली एक्सपेंडेड, यस सोलली एक्सपेंडेड का वर्ड था ना, सोलली
सर ये नासिर तब से कह रहा है नॉट क्लियर, बाकी सारे कह रहे हैं क्लियर है, इसको कह रहे हैं। बेटा नासिर, आई थिंक कि अगर बाकी जो हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, तो शायद आपकी तरफ जो है वो नेट की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो फिर थोड़ा सा या तो अपनी लोकेशन चेंज करें या फिर वेट करें कि आपका नेट भी बेहतर हो जाए। ठीक है नासिर? अच्छा, सोलली एक्सपेंडेड फॉर कंप्लीशन ऑफ जॉब या ड्यूटी पूरी करने के लिए। अगर जाहिद है, जाहिद एक मुलाजिम है और जाहिद का जो एम्प्लॉयर है वो फारूक है, लेट्स सपोज, ठीक है, फारूक एक काम कहता है कि ये काम करके आओ, जाहिद काम करने के लिए जाता है, खर्चा हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जाहिद गया उस जगह पे, क्यों? क्योंकि फारूक ने कहा था, सोली एक्सपेंडेड फारूक के कहने के ऊपर, तो फारूक मुझे वो पैसे दे देता है, फिर भी चला सही गया। नहीं आ रहा, ये फिर से रिस्टार्ट हो गई। यार देखो पहले कि ये नेट कौन सा कनेक्टेड है। सर ये जायज़ ही कनेक्टर चेक किया है मैंने। ये जैज तो हमने इसलिए ली थी कि जैज ठीक है। यानी खुद ही रिस्टार्ट हो रही है। इंटरनेट तो सर सही इसको है। पास करें तो जूम पे हमें ओके कर दे, थंब अप करें ताकि हम इसको कंटिन्यू रखें। मैं रिज्यूम करूं। ये विजुअल है, ओके सर। हाँ हाँ, तो अब बात हो रही थी कि जाहिद फारूक का एम्प्लाई है, फारूक जाहिद को कहता है आप इस तरह करो, फैसलाबाद जाओ और वहां से डाइंग का काम करवाओ जाके बैठ के। ठीक है, वहां पे मैं डाइंग के लिए चला गया, जाहिद चला गया डाइंग करवाने के लिए, कपड़ा दिया उसने कहा वहाँ डाई अच्छा होता है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं तो इसको कलर करवाओ, प्रिंट करवाओ, स्टिच करवाओ वहाँ फैसलाबाद में रह के। मेरा तो और भी मकसद ही नहीं था फैसलाबाद जाने का, सोलली किसके कहने पे गया, वहाँ पे मैंने कुछ खर्चे किए, तो सोलली एक्सपेंडेड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फारूक साहब भेज रहे हैं, मेरे एम्प्लॉयर भेज रहे हैं, वो मुझे पैसे देते हैं, मुझे वो पैसा मिल रहा है। बताएं कि वो मेरी सैलरी का हिस्सा होगा? यार वो पैसा तो दे रहे हैं कि मैं जॉब कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर कोई और तरीके से अलाउंस मिल रहा है तो वो अलाउंस टैक्सेबल होगा। अच्छा, अगर ये एक रूटीन बन जाए और मेरी महाना सैलरी के अंदर एक फिक्स्ड अलाउंस डाल दिया जाए, महाना सैलरी मिलती है, महाना सैलरी के अंदर अभी सोलली एक्सपेंडेड की डेफिनेशन करने लगे इसकी। उसने कहा ये आप ऑफ एंड अगेन कभी कभी बाय एंड लार्ज आप पैसे आपको मिल जाते हैं इस वजह से क्योंकि आप सोलली एक्सपेंडेड कर रहे हैं, लेकिन सोलली एक्सपेंडेड को भी आगे वो दो हिस्सों में तोड़ रहा है। वो कह रहा है कि अगर सोलली एक्सपेंडेड में मैं उस चीज़ को शामिल नहीं करूंगा कि उन्होंने इस तरह किया कि आपकी सैलरी जो फिक्स की हुई है उसके अंदर ही कुछ अलाउंस फिक्स कर दिया है और हर महीने आपको उतनी अमाउंट मिलना शुरू हो गई है। अगर हर महीने आपको एक फिक्स्ड, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिलना शुरू हो जाए तो वो फिर इसके अंदर आना बंद हो जाएगी और वो सैलरी का हिस्सा हो जाएगा। बात ठीक हो गई? कन्वेंस अलाउंस ठीक है। यहाँ फिर वो कहता है फिक्स्ड या परसेंटेज, आपकी सैलरी का परसेंटेज आपको मिलना शुरू हो जाए तो वो सोलली एक्सपेंडेड की डेफिनेशन से निकल जाएगा। सोलली एक्सपेंडेड में ये नहीं आएगा। ये दो पॉइंट को याद रख लें कि हर महीना सैलरी जो आ रहा है उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट आने शुरू हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपने ड्यूटी कंप्लीट करने के लिए ये काम करते हैं, हम आपको फिक्स देना शुरू कर देते हैं। अगर वो फिक्स देना शुरू कर दिया तो फिर सोलली एक्सपेंडेड से आउट, वो पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगा। और अगर परसेंटेज है तो फिर भी आउट और पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगा। ये पॉइंट था। फिर हमने ये भी नोट कर लिया था कि कब समझा जाता है कि सैलरी रिसीव हो गई है। जी कब सूफिया पता चल जाता है? इन हैंड। बस उस दिन वाला जवाब। हाँ राव साहब, सैलरी हमने कहा है कि कहा जाएगा सैलरी टैक्सेबल है रिसीव्ड बेसिस पे। आपको पैसे मिल गए हैं, रिसीव हो गए हैं, फिर आपको टैक्स लगेगा। अगर नहीं मिले, जैसे आप जून का महीना है, आपने नौकरी की, आपको जून की सैलरी मिल गई जुलाई या अगस्त में,
तो जून की सैलरी अगले साल में टैक्सेबल होगी, ना कि पिछले साल में होगी, क्योंकि 30 जून को साल एंड हो जाता है ना, तो फिर अगले साल में शामिल हो जाएगा। रिसीव्ड बेसिस पे है, तो कब समझा जाएगा कि रिसीव हो गया है? जब एक्चुअली मिल गया हो, अकाउंट में आ गया हो, of the employee. या आपकी सैलरी है राव साहब, आपकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर कहा गया आप जिमखाना की आपने मेंबरशिप ली हुई है, तो आप कहते हैं हर महीने सैलरी में से जब मेरी सैलरी आए ना तो 10,000 रुपया जिमखाना दे दिया करें। आप कल आपको कहें मुझे तो वो मिला ही नहीं है, नहीं जी, आपकी इंस्ट्रक्शन पे दे दिया गया है। आपने ही कहा होगा कि मेरी फलां जगह अप्लाई कर दिया करें, मेरे प्रोविडेंट फंड में काट लिया करें। मैं एम्प्लॉयर के तौर पे आपके प्रोविडेंट फंड में कुछ अमाउंट है वो डालता जाता हूँ आपकी सैलरी के में से निकाल के। कल आप कहें ये तो मुझे सैलरी नहीं मिली, ये तो प्रोविडेंट फंड में डाल देते थे, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कोर्ट ने ऑर्डर कह दिया कि राव साहब को, कोर्ट ने कह दिया कि राव साहब आपने फलां बंदे के पैसे दे रहे हैं, राव साहब नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा जाहिर राव साहब आपके पास मुलाजम है, तो आप राव साहब को ना दो बल्कि कोर्ट को भेज दो, तो फिर राव साहब कहेंगे मुझे सैलरी नहीं मिली, मिल गई है। तो ये वो चीजें, वो तरीके सूफिया जो कि हमने कहे थे कि ये समझा जाएगा कि सैलरी मिल गई है। परकुजिट की बात होगी, आज वो मुफस्सर नहीं आया तो उसने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था, परकुजिट को उर्दू में मराद कहा जाता है। परकुजिट का सेक्शन पूरे का पूरा सेक्शन नंबर 13 परकुजिट को डील करता है। तो परकुजिट क्या हो गया? मराद हो गई। जैसे आपको गाड़ी मिल गई, आपको घर मिल गया, आपको नौकर दे दिए उन्होंने और उसमें काम करने के लिए, सारे क्या हैं? ये मराद है। सरकारी मुलाजिम को मराद जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, इसीलिए लोग सरकार में आना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने पेंशन और एन्युटी की बात भी कर ली थी। फिर हमने ये कहा कि कुछ मुलाजिम होते, कुछ एम्प्लॉयर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फारूक मेरा एम्प्लॉयर है और जाहिद जो है वो एम्प्लॉई है, ऐसे ही है। ये मास्टर है फारूक और ये नजर नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा हम नीचे आ जाते हैं। ये मास्टर है और जाहिद सर्वेंट है, ठीक है। अब हुआ क्या, जाहिद नौकरी नहीं करना चाहता फारूक के पास, तो फारूक उसे कहते हैं यार नौकरी करो, तुम्हारा टैक्स भी जो बना करेगा मैं दे दिया करूँगा, ठीक है। इसे कहते हैं टैक्स फ्री सैलरी। क्या कहते हैं? टैक्स फ्री सैलरी, कि आपको जो तनख्वाह मिलेगी उस पर टैक्स लगना ही कोई नहीं है, क्योंकि आपका टैक्स जो है वो आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है। तो फिर जब एम्प्लॉयर मास्टर जब पे कर देता है सर्वेंट की ऑब्लिगेशन को, तो वो सर्वेंट की सैलरी में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और सब आप सर गलत ला रहे हैं। सैलरी जाहिर की है सालाना 12 लाख, इसमें जब टैक्स कैलकुलेट हुआ तो मेरी टैक्स की ऑब्लिगेशन बन गई हाइपोथेटिकली, ये हो गया। एम्प्लॉयर को कितना देना पड़ा? 13 लाख। मुझे फायदा कितने का मिला? 12 और 1, 13 का फायदा मिला। तो सैलरी मेरी 13 होनी चाहिए या 12 होनी चाहिए? 13 होनी चाहिए। यहाँ इसे कहते हैं ग्रॉस अप कर लिया जाता है। इस अमल को क्या कहते हैं? ग्रॉस अप। अगर मैंने खुद टैक्स देता ना तो मुझे फायदा कितना होना था? 12 माइनस 20, और मैंने घर कितने लेके जाने थे? 11। अब मैं लेके जा रहा हूँ पूरे का पूरा 12, और जो टैक्स बन रहा है वो मेरा मास्टर दे रहा है, मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है। तो ये है टैक्स फ्री सैलरी, टैक्स फ्री सैलरी का कॉन्सेप्ट और ग्रॉस अप करने का अमल। आगे हमने आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर अक्सर जब आप लोग बाकी हेड जो है ना, जैसे बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कैपिटल गेन है, जब हम कैलकुलेट करते हैं स्पेशली बिजनेस इनकम को, तो बिजनेस इनकम को कुछ राव साहब इस तरह कैलकुलेट करते हैं। इस तरह सेल्स करके पैसा आता है तो सेल्स रेवेन्यू कहा जाता है, या सेल्स कह देते हैं अकाउंटेंट जो है, ऐसे कहते हैं। सेल्स ही कहते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो, इनकम स्टेटमेंट बनानी हो, तो सेल्स
सेल्स को लिखते हैं ना ऊपर या नहीं लिखते? लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सेल्स की 12 लाख की, इसमें से माइनस क्या करते हो आप? सेल्स रिटर्न। हाँ, चलो इतना नहीं स्पेसिफिक ना हो जाओ, कॉस्ट ऑफ सेल करो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल लेट्स सपोज के 8 लाख है। ये जो बचता है इसे आप ग्रॉस प्रॉफिट कहते हो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन गया? 4 लाख। और आगे फिर नेट प्रॉफिट निकालते हो। नेट, चलो आगे एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस कर लो, एक्सपेंसेस, ठीक है, किए वो, चलो 2 लाख कर लो। हम इसको फर्ज कर रहे हैं, अब नेट प्रॉफिट क्या बच रहा है? इसके ऊपर टैक्स का रेट लगेगा, ऐसे ही है। अब सैलरी वाले बंदे की बात कर लेते हैं। सैलरी वाला कहता है, जायद कहता है जी कि मुझे ना 12 लाख दिया जा रहा है, 12 लाख ये मेरी सैलरी है। मैं जिस व्हीकल पे जाता हूँ उस पे मैंने साल के अंदर 1 लाख का मैंने वो पेट्रोल डलवा लिया है, सही। और वहां पे मैं दोपहर को लंच करता हूँ, तो पूरे साल में मैंने 1 लाख का लंच कर लिया है। और इधर उधर के खर्चे जो हैं वो मेंटेनेंस के और ये वो मेरा 50,000 लग गया है। तो अब मैं कहता हूँ कि मेरी सैलरी है तो वैसे 12 लाख, लेकिन ये मैंने खर्चे किए हैं तो ये 2.5 लाख माइनस कर लो, और मेरी बन गई सैलरी 9,50,000, इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स लगा दो। तो ये वाली डिडक्शन जो है, सैलरी वाले को कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है, सैलरी वाले को कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है, कोई माइनस अलाउ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ बात होने लगी है, ये तो आई होप की इजी सी है ना, ये लॉ वालों को भी इजी लग रहा होगा, ये रोशन लग रहा है इजी। चलो अच्छा, अब इस तरह करते हैं, आगे कहते हैं कि कब समझा जाएगा कि सैलरी मिल गई है। वो तो हमने सिनेरियो बना लिए थे ना, मेड अवेलेबल कर दी, इंस्ट्रक्शन पे दे दी, अप्लाइड कर दिया, एक्चुअली पकड़ा दिया, समझा जाएगा। अब किसने दे दिया, ये किसने ये सारे अमल कर दिए? अगर जाहिर फरूक के पास एम्प्लाई है, फरूक मास्टर है, फरूक मास्टर है ना, अगर ये सारा काम फारूक करेगा तो फिर मुझे पैसे देगा, तो फिर मैं समझूंगा कि मुझे मिल गई है। फारूक खुद भी दे दे, सेल्फ दे दे, फिर भी समझा जाएगा कि मिल गई है। अगर फारूक का कोई एसोसिएट दे दे, फिर भी समझा जाएगा मिल गई है। और या फारूक किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कह दे, डलवा दे, बैंक को कह दे कि सैलरी दे दो, मैं आप मुझे लोन दे दो, मैं मेरे एम्प्लॉयज को सैलरी दे दो, तो अगर बैंक दे दे तो क्या नहीं समझा जाएगा सैलरी मिल गई है? मिल गई है ना, तो ये है वो, इसको सैलरी कहा जाएगा। अच्छा, अभी एसोसिएट का वर्ड आपके लिए एक स्ट्रेंज वर्ड होगा बैच 5 वालों के लिए, बैच 4 के लिए तो नहीं होगा जी। ये देखिएगा एसोसिएट किसे कहते हैं जी, जल्दी से जी अशरफ साहब। सर एसोसिएट ये है कि जो प्रिंसिपल ऑनर है उसके इंटेंशन के मुताबिक अगर कोई भी शख्स काम करे तो। क्या बात, कमाल होगी जी कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि देखो, शाबाश, अब आपकी कुर्बानियां मान लीजिए। 10 कुर्बानियां निकल गई। हाँ, 10 कुर्बानियां निकल गई। गाँव से मैंने कुर्बानी लेके आनी है, सुबह ये स्कर्टू के रहने वाले, और इनके घर में दरख्त लगे हुए हैं कुर्बानी के। ठीक हो गया जी, तो आज कुर्बानी माइनस होगी, लेकिन अगर कल को क्वेश्चन ना आया तो डबल हो जाती है। अच्छा चलो, बात हो रही थी यार, हाँ एसोसिएट्स का, यार मैं इसलिए ये टच करना जरूरी समझ लिया कि शायद पेपर में आने के इसके चांस हैं। ये चाहे यहाँ पे डिस्कस ना हो, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इनकम टैक्स ऑडिटर्स में एसोसिएट जो है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब सेल टैक्स एक्ट में जाते हैं, उसकी डेफिनेशन क्लास में जाते हैं, सेक्शन 2 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे दूसरी तीसरी डेफिनेशन ही कहीं एसोसिएट की है। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा सा इसको टच कर जाते हैं, एसोसिएट क्या होता है। दो बंदे ये जिस तरह के भी हैं, ठीक है जी,
सही, ये ए है, ये बी है। ए के दिमाग में जो बात आती है, दिमाग में जो बात आती है, बी उसी तरह अमल करता है। ए के दिमाग में जो बात आती है, बी उस तरह अमल करता है, तो ये दोनों एसोसिएट होंगे। सही। अब ये ए बी है, एक इनका भी किंग है, सी ठीक है जी। लो जी, ये किंग है, इसे के कह देते हैं। के माइंड में जो बात आती है, के माइंड में जो बात आती है, ए और बी उसी तरह अमल करना शुरू कर देते हैं। तो ए और बी जो है वो भी एसोसिएट बन गए, क्योंकि ये दोनों एक तीसरे बंदे के ख्यालात के, उसके माइंड के मुताबिक काम करना शुरू कर दें, तो ये क्या होंगे? एसोसिएट होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये किंग जो है ये एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉयर के ख्यालात के मुताबिक अगर ये ए और बी अमल करते हैं, तो फिर एसोसिएट नहीं होंगे, क्योंकि मास्टर के ख्याल के मुताबिक सर्वेंट ने तो काम करना ही होता है। लेकिन अगर ये वाला एम्प्लॉयमेंट वाला रिलेशनशिप नहीं है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप नहीं है, और उसकी एब्सेंस में अगर इसके दिमाग के मुताबिक ये काम करते हैं, तो फिर एसोसिएट होंगे। अगर कहा जाए ना कि एक एम्प्लॉयर है और बाकी एम्प्लॉई हैं, और एम्प्लॉयर की इंटेंशन के मुताबिक एम्प्लॉई काम करते हैं, और ये एसोसिएट की डेफिनेशन है, तो आपने कांटा लगा देना, कहना नहीं ये नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाला रिलेशन जब नहीं होगा, फिर अगर ये अमल होगा तो फिर एसोसिएट हो जाएंगे जी। अच्छा, इसके अलावा और भी एसोसिएट होता है, वो एसोसिएट क्या होता है जी? अब इसमें सर शेयर होल्डर्स, हाँ, अभी कर्मानियाँ डबल होने लगी सही एजेंट बताओ। होते हैं, एजेंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव या रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। relatives। दूसरा लिखें रिलेटिव्स, दूसरा पॉइंट लिख लें रिलेटिव्स। रिश्तेदार जो हैं वो आपस में एसोसिएट हैं। अब ये रिश्तेदार की डेफिनेशन क्या होगी? आपके अबाउट अजदाद, आपका फादर, आपका ग्रैंडफादर, आपका ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर दूसरी तरफ को आ जाओ, नीचे की तरफ, आपका सन, आपका अडॉप्टेड सन भी, अडॉप्टेड सन भी, और आपका सन के आगे क्या होता है? ग्रैंडसन, ग्रैंड सन, और फिर उससे आगे ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है जी। तो ये आपने एक लड़ी बना दी, उस लड़ी में कोई भी आ जाए तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन, वो मेरे चाचे के, मामे के, फूफी का, वो रिलेटिव नहीं होगा, वो आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। और सब बात क्लियर हो रही है? अच्छा, फिर ट्रस्ट एंड बेनिफिशियरी। एक और बात यहाँ मैं बता दूं, इवन कि आप रिलेटिव की डेफिनेशन में पूरा उतर गए, सही, फिर भी आप कमिश्नर के पास चले जाते हैं, आप उससे कहते हैं कि कमिश्नर साहब, हम रिलेटिव की डेफिनेशन में आ रहे हैं, हम रिश्तेदार हैं, हमारी एक ही लड़ी है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के दबाव के मुताबिक काम नहीं करते। तो कमिश्नर अगर सेटिस्फाई हो तो रिलेटिव्स को भी नॉन एसोसिएट में तब्दील कर सकते हैं, वो ऑर्डर दे देगा कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। बात क्लियर होगी? अच्छा, इसके बाद एओपी होती है, एओपी का पता है? अच्छा, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, उसके मेंबर्स भी सूचित। एग्जैक्टली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर क्या होते हैं? कटो कट दो पार्टनर, और मैक्सिमम 20 पार्टनर, ऐसे ही है। और बैंकिंग, एक और कोई पार्टनर भी बता रहा था वो बच्चा, बैंकिंग में 50 होते हैं ज़्यादा से। बैंकिंग में 50 होते हैं, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन जो कन्वेंशनल है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 20। तो इसके अंदर जो मेंबर है, ए है, बी है, तो क्या ये एसोसिएट होंगे आपस में? ये एसोसिएट होंगे, मेंबर ऑफ एओपी एसोसिएट होंगे। ये है एओपी। अब क्या मेंबर और एओपी, पहले मैं बात कर रहा था ऐसे, ये दोनों आपस में क्या है?
एसोसिएट है। क्या ये और ये भी एसोसिएट होंगे? जी अभी आ जाते हैं, बताओ पहले ये एसोसिएट, अब ये बताओ क्या ये भी एसोसिएट होंगे? होंगे। इसकी कुछ कंडीशन है वो बता दो। इसकी कंडीशन ये है कि 50% से ज़्यादा। हाँ अभी एओपी जब बनाई तो उसके अंदर सरमाया लगाया होगा। अगर जो सरमाया लगाया है, जितना भी टोटल सरमाया है, लेट्स सपोज फर्ज करो कि यहाँ पे सरमाया लगा हुआ है 50 लाख, सही। 50 का 50% करो, 25 लाख। लो जी, ये हो गया 50%। अगर एक पार्टनर या मेंबर ऑफ एओपी का, इनकम टैक्स में मेंबर कहा जाता है, मेंबर ऑफ एओपी, अगर मेंबर ऑफ एओपी जो है वो अकेला 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 या अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके वो एक एओपी का 50% या इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में उसका हिस्सा है, तो एओपी और वो मेंबर दोनों क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा लास्ट है, हाँ उसके बाद लास्ट है ट्रस्ट नहीं, एंड इसमें भी है कि सरमाया और इसके अलावा अगर सरमाया या उससे जो प्रॉफिट आता है, सरमाए में अगर हिस्सा हो गया ठीक है, और अगर प्रॉफिट है इसका, अगर प्रॉफिट में भी, आप तो ये सरमाए की बात की थी ना, सरमाया दूसरा प्रॉफिट भी कर लो कि लेट्स सपोज आप इससे कहोगे ये समझो कि अब ये मुनाफा है, 50 लाख मुनाफा है, 50 लाख मुनाफे में से 25 लाख जो है ए अकेला या अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर 50% या इससे ज्यादा का मुनाफे में भी हिस्सा ले जाते, तो फिर भी क्या है? एओपी और ये एसोसिएट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब एक एओपी और है, तो क्या ये और ये एओपी दोनों आपस में एसोसिएट हो सकती हैं? हो सकती हैं। कि मिसाल के तौर पर ये जो ए था, ए आप देखें ए इसके अंदर भी 50% से ऊपर जा रहा है, और दूसरी एओपी भी इसमें भी 50% से ऊपर जा रहा है, और फिर ये दोनों एओपी आपस में क्या हो जाएंगी? एसोसिएट हो जाएंगी। 50% वाला पहाड़ा याद कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एसोसिएट प्रॉफिट इधर क्या आएगा? हाँ प्रॉफिट, अगर देखो ये या सरमाए में या प्रॉफिट में, दोनों के अंदर एक बंदा अकेला या अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके 50% या इससे ऊपर में हिस्सा ले जाता है, तो फिर क्या होगा? ये दोनों भी। अब कंपनी, क्या कंपनी एसोसिएट हो सकती है किसी की? जी सैफ, क्या कंपनी एसोसिएट हो सकती है? टाइम क्या हो गया? आप ना ये नीचे से 2 मार्कर ले आओ, और साथ में दोनों मार्कर की इंक भी ले आना। ये लो, ठीक है। अच्छा बताएं जी। जी हाँ हो सकती है, कंपनी पे भी यही है, लेकिन कंपनी में कुछ और चीजें हैं, एक ब्लू एक ब्लैक, एक ब्लू इंक और एक ब्लैक इंक। अच्छा सी एंड अब देखो, अब हम इसको खत्म कर देते हैं। अब ये समझो ये कंपनी है, अब ये एक कंपनी है, सही। कंपनी के अंदर जो मालिक होता है वो कंपनी का, वो कौन होता है? शेयर होल्डर। वहां पे मेंबर नहीं होते, वहां पे क्या होता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या करता है? शेयर्स लेता है। तो शेयर्स लेता है वो कैपिटल होता है ना। तो अगर एक शेयर होल्डर ए है, ये अकेला या अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर एक कंपनी का कैपिटल या कंपनी का जो डिविडेंड है, कंपनी को जब प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट अपने मालिकों को तकसीम करती है। कंपनी का जब मुनाफा होता है तो कंपनी अपने पास रख लेती है।
अगर आपने 5 ही रखे हैं तो जिन लोगों ने सरमाया लगाया हुआ है उनको क्या मिलेगा? तो कंपनी तो जब मुनाफा कमाती है, कमाने के बाद अपने शेयर होल्डर को वो मुनाफा तकसीम करती है। इस तकसीम करने के अमल को जो डिविडेंड देना कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो कैपिटल या डिविडेंड 50% या इससे ज्यादा अकेला या रिलेटिव्स के साथ मिलके उस हिस्से का 50% एक्सीड कर जाता है तो फिर कंपनी और शेयर होल्डर क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। इसी तरह एक कंपनी और दूसरी कंपनी भी आपस में एसोसिएट हो सकती है, जिस तरह एक एओपी दूसरी एओपी का एसोसिएट। क्लियर हो गया? तो दोबारा रिपीट करने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत है। तो एक कंपनी भी दूसरी कंपनी का एसोसिएट हो सकती है। चलिए, तो ये आपने एक लंबी चीज सीख ली इससे। अब हम वापस आ जाते हैं अपना, और ये एसोसिएट का 50% याद रखें। एसोसिएट का 50% जो है ये आपने याद रखना है। वो 30, 40, 50 और 20 करके आपको तंग करेगा, तो आप 50% याद रखेंगे। फिर आपने कैपिटल, डिविडेंड, सरमाया और प्रॉफिट इस तरह करके उसने आपको तंग करना है, इसको भी आपने याद रखना है। ब्लू नहीं मिला, सिर्फ ब्लैक मिला है। अच्छा, तो ये कल आपने ना ब्लू लेके आना, साथ में इस तरह का इंक लेके आना, ठीक है जी। यहाँ से लेके आना, जहाँ से भी लेके आना। फरमानी तो वैसे माइनस हो गई है। अच्छा जी, तो वापस आ जाओ सैलरी की तरफ। अच्छा जी, टाइम क्या हुआ? 8:15 है ना? 8:20 है। अच्छा, सैलरी का मैंने बताया था। आपका करंट एम्प्लॉय अगर आपको सैलरी देता है, पैसे देता है, आपका करंट एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है, वो भी सैलरी होगा। आपका माजी का एम्प्लॉयर कैसे दे सकता है जी? राव साहब, आपने 2 साल पहले निशात कंपनी में काम किया। 2 साल पहले काम किया, छोड़ के आ गया, अब आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए। अब 2022 में वो आपको कॉल करते हैं, कहते हैं राव साहब आपके ना 2 साल पहले वाले कुछ अमाउंट अभी निकली है, हमने कैलकुलेशन की है, आपके कुछ पैसे पड़े हुए आगे ले जाओ। तो आपका जो माजी का एम्प्लॉयर था उसने आपको पैसे दे दिए, तो क्या वो आपकी सैलरी इनकम होगी? अब होगी। अब ये खत्म करते हैं। अब आप आज का दिन है, आपको कोई और हायर करने लगा है, समझो करशी वाले करने लगे, करशी जोहर निशान था, उनको जी इनको ये पसंद आ गया, इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी आप तो हम नहीं, आप अभी नहीं, लेकिन 6 महीने बाद हम आपको ले लेंगे नौकरी में। लेकिन उन्होंने अभी आपको कुछ पैसे दे दिए, ठीक है, कि आप ये पकड़ें, किसी और के पास ना जाइएगा। अब आपने अपने प्रोस्पेक्टिव आने वाले दिनों में जो आपका एम्प्लॉयर होगा उससे कुछ मिल गया आपको, आने वाले दिनों में जो आपका एम्प्लॉयर होगा उससे कुछ मिल गया, तो क्या ये सैलरी होगी? जी होगी। तो करंट, पास्ट, फ्यूचर एम्प्लॉयर से अगर एम्प्लॉय को कुछ मिलता है तो वो सैलरी होगी। अच्छा, अब करते हैं जी राव साहब के सवाल की तरफ आते हैं। लोग एतराज करते हैं राव साहब को दिखाएं। राव साहब कौन से? पिछली दफा कौन थे जो इधर एफबीआर के बैठा करते थे? तारिक साहब। वीडियो में देखा तारिक साहब, तो डिमांड आना शुरू हो गई चैट बॉक्स में, तारिक साहब दिखाएं। तारिक साहब कहते मैं नहीं दिखाता अपने आप को। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार जितने भी स्टूडेंट है ना मेरे, जितने 5 के 5 बैच, उन सबको अलाउ कर दिया जाए कि वो पेपर करीब आ गए कि सारे डू एंड डाई पे आ जाएं, और जो भी क्लास होती है अगर लेना चाहे तो लिया जाए। बस थोड़ी सी मुझे कास्ट पड़ेगी जूम की एप्लीकेशन वो ऐड ऑन करवाने की। तो ये दे देंगे जो बच्चे आना चाहेंगे?
नहीं चलो छोड़ दिया बिल्कुल वो भी हमको ही क्लियर कर देंगे इनके भी हाथ में, लेकिन अब स्टार्ट अब टाइम है, हाथ नहीं आएगा दोबारा, ये 40 दिन वापस नहीं आएंगे। जो इसमें कर देगा यकीन माने वो निकल जाएगा। ये 40 डेज जो है ना, जो पहले रोजाना 1-1 घंटा पढ़ रहा था ना, और अब जिसने अब से 4-4 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया ना, वो एक वाले से ये 4-4 5-5 वाला आगे निकल जाएगा। ये लगातार 5-5 घंटे अगर अभी अभी से पढ़ना शुरू कर दे ना, इसका फ्रेश होगा। ठीक है, तो ये आई होप कि अगर 5 घंटे तसल्सल के साथ आप चला देते हैं ना, तो 5 आवर्स अभी से स्टार्ट कर दें, करीब जाके इसको 7-8 में तब्दील कर दें कंफर्म। ये मत सोचिएगा कि अब हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा नहीं होगा, ये इसको तो माइंड से निकाल के साइड पे रख दें। अगर आपने ये सोच लिया तो फिर नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलें और इंशाल्लाह मैं आपको कमिट करता हूँ कि आपकी ही मेहनत होगी। और अभी से अगर इरादा कर लेते हैं, अगर आज की किसी की पहली क्लास है ना, तो वो 40 दिन समझे कि मैंने चिला काट लिया, ठीक है, वो 40 दिन चिला काट ले, इंशाल्लाह उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो अभी भी हिम्मत करें तो हो सकता है, और अल्लाह के फजल से होना है, मेहनत आपने करनी है। आज जी अच्छा यार, एक होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है? टर्मिनेट कर दिया गया, खत्म कर देना। खत्म, एंड। एक एम्प्लॉय है उसको टर्मिनेट किया गया, या इसको हम दूसरे अल्फाज में कह देते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है। खत्म हो गया, एम्प्लॉयर कहता है अच्छा आपने 20 साल मेरी कंपनी को सर्व किया, तो हम सर्व आपने अच्छा किया तो जुदा भी अच्छा होना चाहिए, अलग-अलग भी अच्छा होते हैं, और ये ज़िंदगी में असूल बनाएं कि अलग भी अच्छा हो। किसी से अगर अलग होना है ना, तो वो भी एक तरीके के साथ होना चाहिए। कल को फिर भी आमना सामना हो यार कोई नहीं, सेपरेशन तो होनी होती है ना, कोई बिजनेस है उसमें भी होनी होती है, एंड पे यही होना होता है, चाहे एक पीढ़ी में हो जाए, अगली में हो जाए, उससे अगली नस्ल में हो जाए। तो टर्मिनेशन होगी, तो एम्प्लॉयर ने कहा कि आप 30 लाख रुपए राव साहब दे दो। इसे मैं कहता हूँ गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंड। अच्छा अब क्या है, अब वैसे टैक्स कैसे लगता है? टैक्स इस तरह होता है कि 2022 टैक्स ईयर 2022 में आपने 9 महीने काम किया, 9 मंथ या 10 मंथ, या अभी तक कितने मंथ हो चुके हैं टैक्स के 2022 के? अब तक 6 तक दिसंबर, 7 महीने हो गए, तो 7 मंथ आपने काम किया। एम्प्लॉयर ने कहा 7 महीने आपकी हर महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है। हम इसको आसानी के लिए कर देते हैं, 7 महीनों में आपकी सैलरी बनती है 7 लाख। आप इस तरह करें, ये 7 लाख है, और साथ में मैं आपको ये फायदा देता हूँ, आप ये लें और घर जाए। वो ऐसे ही कहते हैं उसमें कि आप घर जाए, तो आपके पास टोटल पैसे कितने हो गए? 37 लाख। 37 लाख पे रेट ऑफ टैक्स चेक करो ना जाके शेड्यूल में, सैलरी इनकम वाले शेड्यूल में, तो ये तो रेट ही बड़ा आप लग जाएगा। ये तो 30% तो FBR ले जाएगा, 25% FBR ले जाएगा, परसेंटेज के हिसाब से रेट देखना ना वहाँ से, तो तकरीबन इतना FBR ले गया। करें जी कैलकुलेट कितना बनता है, आप भी कैलकुलेट कर लो, तुम भी कर लो सरकार। बोर्ड से तुम लैके नहीं आएंगे, लैके आए लेके आए मेरे पास 9,25,000। आ गया यार, 9,25,000 अल्लाह के बंदे को टैक्स लग गया। हाइपोथेटिकली कह रहे हैं कि ये रेट ऑफ टैक्स जो है ये बड़ा हाई चला गया क्योंकि इनकम हाई चली गई है, सही। तो अब एक कानून ने ऑप्शन दिया, उसने कहा यार देखो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि ये रेट तुम किसी और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करो? मैं पिछले 20 साल से तुम मुलाजिम थे, हमने 20 साल कहा ना, तो पिछले 3 साल जो पिछले गुजरे हैं, प्रीसीडिंग 3 इयर्स, उसमें भी तुम्हें तनख्वाह मिलती थी जी, मिलती थी।
तो उसने कहा फिर उसको तीनों सालों की जो लाइक इससे पिछला साल क्या होगा 2021, उससे पिछला क्या होगा 2020, उससे पिछला क्या होगा। अब इसके हम कॉलम बना लेते हैं। उसने कहा जी 2021 में तुम्हारी सैलरी कितनी थी, इस साल तो 10 बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपया पर महीना हुई थी, पिछले साल तो मुझे वो 90,000 रुपया पर महीना दे रहे थे। 90 तरफ 12 करो 10,80,000 बन गया। 10,80,000 जी, 10,80,000 रुपया। इसमें कितना टैक्स बना था जी इस पे टैक्स कैलकुलेट करके मुझ पे बना था 60,000 रुपया। मैं आपको थेटिकली कह रहा हूँ, फर्ज कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा फिर ये बताओ कि 2020 में कितनी थी, कि 2020 में मेरी 5,000 और कम थी, मेरी 17,000 थी। अब 17,000 से करो मल्टीप्लाई 12 से 84। ये लो ऐसे कर ले 8,40,000। इसमें कितना टैक्स बना था जी, इस पे 40,000 बना था। अच्छा उससे पहले भी मुलाजम थे जी था जी 2019 में भी था, क्या सैलरी थी उस वक्त 60,000। 60,000 के हिसाब से बता दो 7,20,000। इस पे टैक्स कितना बना था, इस पे 30,000 बना था। उन्होंने कहा इस तरह करो कि तीनों सालों का जो टैक्स है ना उसको जमा कर लो। करो जी जमा, 1 30 हो गया और तीनों सालों की कमाई को इकट्ठा कर लो, क्या बना जल्दी से कर लो यार, तो मोबाइल वगैरह भी कर लो, सारे न्यूटन ही तो नहीं बैठे हुए कर लो जल्दी से। कितने 166 या सर 10,66,000 या 10,66,000 नहीं 10,80,000 तो सिर्फ यही है सर 26,40,000 किसी का मिलता भी है आपको कितनी सर 26,40,000 26,40,000 नहीं 26,40,000। उसने कहा ये जो रेट कैलकुलेट करना है ना इसको तकसीम कर दो इसके ऊपर। अब करो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 26,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, निकालो कितनी परसेंटेज बनी। फोर 4.9%। 4.9%। अब देखो इस तरह करने से उसका रेट बन रहा है 4.9%। इसका चलो हमने चलो समझो कि 5% की वेरिएशन है कि हमने 20 होगा हमने 25 लिख लिया, इसको 20 कर देते ठीक, इतना तो जरूर होगा 37 पे ना इसके ऊपर ठीक है, हम 20 कर देते। चलो यहाँ पे हमने 4.9 इसको 5 से बढ़ा दो कि ये भी हमने गलत किया होगा, 10 कर दो, अभी भी क्या उसको 10% का फायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको ऑप्शन देते हैं, अगर गोल्डन हैंडशेक मिल रहा है, टर्मिनेशन बेनिफिट मिल रहा है तो 2 तरीकों से टैक्स करवा दो। एक जो साल की सैलरी है उसमें ऐड कर लो, जो रेट चल रहा है उस हिसाब से टैक्स दे दो, या उस साल की सैलरी को अलहदा से टैक्स करवा लो उस साल का जो रेट है, और जो बेनिफिट है उसको इस तरीके से रेट कैलकुलेट कर लो सही, और रेट कैलकुलेट करके इस हिसाब से इसका टैक्स इस तरह करवा लो और इसका नॉर्मल करवा लो, टोटल टैक्स इकट्ठा करो और जमा करवा दो। तो ये बताने का मकसद ये है कि गोल्डन हैंडशेक की टैक्स की ट्रीटमेंट 2 तरह से हो सकती है, एक नॉर्मल तरीके से और एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तरीके से। बात समझ आ गई होगी, चलो ये पॉइंट समझ हो गया। अच्छा ठीक है आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ मैं पॉइंट सोच रहा था कौन सा पॉइंट जो पेपर में आने वाला है, कि जब दिल करेगा उस वक्त ये ऑप्शन ले लेगा। ये एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, ये कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा, कमिश्नर साहब से इजाजत ली जाएगी। लिखो किससे इजाजत ली जाएगी, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से इजाजत ली जाएगी, और इजाजत जब दिल करे कि टैक्स ईयर 2022 है इसकी इजाजत जाके 2024 में ले लो, ऐसे ही है राव साहब। इसकी इजाजत लेने की आखिरी तारीख है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ये पेपर में पूछ सकता है कब,
ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, उस तक आप ले सकते हैं। ड्यू डेट के बाद आप नहीं ले सकते, लेकिन अगर कमिश्नर सेटिस्फाई है तो इससे के बाद भी दे सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। चलो ये 2 पॉइंट, ये मैं जो सोच रहा था कि यार इसका कोई और पॉइंट है तो ये वाला था, बस यही है। बट ये इसका ये आगे हम आगे बढ़ने लगे हैं। सेक्शन 13 नहीं, आगे 1-2 पॉइंट देख लेता हूँ, अगर हुआ तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 8:30 बज गए। आज हमने 9 तक जाना है इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी कोई स्पेशल अरेंजमेंट तो नहीं है। नहीं अच्छा ये अगर देखो एक पॉइंट है इसी के अंदर, ये जो मैंने कहा 3 साल, अगर एक मुलाजम बंदा है ही 2 साल से, तो फिर वो 3 साल कहाँ से एक्सरसाइज करेगा? अगर एक बंदा मुलाजम है, उसकी इनकम ही 2 साल की अवेलेबल है टैक्सेबल, चाहे वो मुलाजम 5 साल से है, लेकिन उसकी जो प्रीवियस 3 साल है उसमें 2 साल उसकी टैक्सेबल है, तो फिर क्या करेगा जी? पेपर में आके फिर वो 2 साल के एवरेज कर लेगा। फिर क्या करेगा? फिर 2 साल की, जिस तरह मैंने कॉलम बनाया था टैक्सेबल इनकम और उस पे टैक्स, 2 साल का करके उसको एवरेज कर लेगा। सही हो गया? वो मैंने भी तो एवरेज ही किया था ना, कि एक को ऊपर रख लिया था, टैक्स को नीचे सारे से डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पैसे कर लो। चलो आगे बढ़ो जी। अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया, क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एरियर्स का, सैलरी एरियर्स में मिलने का कॉन्सेप्ट है? मैंने कहा था सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। क्या सैलरी एरियर्स पे भी टैक्सेबल है? एरियर्स ये होता है कोई चीज ड्यू हो गई है लेकिन आपने उसको पे नहीं किया, या आपकी सैलरी ड्यू होगी, आपको मिलनी चाहिए थी, आपको मिली नहीं, तो वो क्या किस में तब्दील हो जाता है? एरियर्स में भी तब्दील होता है। डिफॉल्ट सरचार्ज जब आप पढ़ोगे, डिफॉल्ट सरचार्ज किस पे लगता है? जो एरियर्स पे नहीं करता उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है। याद रखिएगा वहां पे कि पेपर में आ सकता है कि डिफॉल्ट सरचार्ज किस पे लगेगा, आप कहोगे जो एरियर्स पे नहीं करता। यहाँ पे वही एरियर समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, आपने जून के महीने की नौकरी कर ली है लेकिन आपको सैलरी नहीं मिली, तो क्या आप अपनी जो जून के महीने की सैलरी नहीं मिली लेकिन इसके बावजूद भी क्या आप टैक्स अथॉरिटीज को पेश कर सकते हैं? इसमें टैक्स लगा लो। इस तरह करते हैं कि महीने बना लेते हैं, स्टार्ट होता है जुलाई से, ठीक है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और फिर जून, ये 12 महीने, ठीक है। 12 महीने सिर्फ 6 महीने आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी दी, 6 महीने उसने आपको कहानी सुनाई, ये 5 लिखा, चलो 7 महीने दे दी और 5 महीने कहानी सुना दी कि आपने 5 महीने नौकरी कर ली, उसके साथ कोविड था, कुछ था, हालात खराब हो गए, उसने सैलरी नहीं दी। 1 लाख रुपए सैलरी, फिर सपोज कर लेते हैं सैलरी आपने रिसीव्ड कितनी की? 7 लाख। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। टैक्स किस पे लगना चाहिए? 7 लाख। लेकिन 5 महीनों का 5 लाख ये भी है, ये क्या बन गया है? ये रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है? रिटर्न फाइल करने के लिए इंडिविजुअल और एओपी के लिए रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है? कानून के अंदर क्या डेट लिखी हुई है? ठहरो जी, 1/1 जी अशरफ। इनकम टैक्स रिटर्न की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इंडिविजुअल और एओपी की जो एक डेट है रिटर्न फाइल करने की, वो क्या है? पेपर में आ सकता है, क्या है जी? हमेशा 30 9वें महीने की, सितंबर की, जो भी साल होगा,
टैक्स ईयर खत्म हुआ 30/6/2021 को, जो पिछला गुजरा, अभी जो गुजरा, उसकी रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है? इस हिसाब से 30/9/2021। चाहे एफबीआर एक्सटेंड कर दे, लेकिन एक्चुअल डेट क्या है? 30 है। अच्छा, अब आप इस डेट को टैक्स का हिसाब कर रहे हैं, अब बताओ कितने पे टैक्स दोगे, या कितने पे आप कितनी अपनी इनकम जो है रिटर्न के अंदर लिखोगे? बताओ। रिसीव्ड बेसिस पे लिखोगे ना यार, 7 लाख ही लिखेंगे। यही लिखोगे ना। बाकी ये क्या है? ये है एरियर्स। अब आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि देखो अगला साल फिर आना है, अगले साल फिर आपने काम करना है, 12 महीने काम करेंगे, 12 महीने काम करेंगे, 1 लाख के हिसाब से आपको कितना मिलेगा पैसा? 12 लाख। आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, उसके हालात ही ऐसे बन गए हैं कि वो आपको सैलरी पे नहीं कर सकता। वो बाहर एक्सपोर्ट करता था, अमेरिका में सामान भेजता था, अमेरिका में तो कोविड की वजह से मार्केटें बंद है, वो कहाँ भेजे? वो आपको सैलरी नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन उसका पक्का वादा है कि जैसे ही इंशाल्लाह हालात ठीक हो गए, मैं तुम्हारे 5 लाख जरूर दूंगा, तुम काम पे आते रहना। हालात ठीक हो गए, अगले साल उसने 5 लाख दे दिए, अगले साल सैलरी कितनी बन गई? 17 लाख। 17 लाख। 12 लाख रुपए पे समझो 2000 का टैक्स था, यहाँ पे कितना बन जाएगा? 15% के हिसाब से, फिर तो टैक्स ही बेहिसाब बन जाएगा। कितना बनेगा जी 15 के हिसाब से? निकालें, निकालो निकालो जल्दी से। यहाँ पे लाइव जा रहे हैं हम लोग भी। सर 85,000। 85,000। अब देखो 2,55,000 15% है ना? हाँ, 2,55,000 15% के हिसाब से। 2,55,000। चलो हमने इसको ना सपोज किया था, हम इसको एग्जैजरेट कर दिए, हम इसे कह लेते हैं चलो 1 लाख बन गए, ठीक। लेकिन यार अगर इसकी सैलरी एक्चुअली जिस साल में बनती थी उसी साल उसने दी होती, तो इसका 12 लाख इस साल बनना था और 12 लाख इस साल बनना था, और होपफुली इसको इस साल में कोई 35,000 रुपया देना पड़ना था, और कोई 35,000 रुपया इस साल देना पड़ना था। सिर्फ एम्प्लॉयर की वजह से इसको झटका लग रहा है और इसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, इसको ज्यादा बोझ उठाना पड़ रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल हो कि एरियर की वजह से बर्डन ऑफ टैक्स बढ़ रहा हो, टैक्स का बोझ बढ़ रहा हो, ये वो कंडीशन है, तब जो है वो आपका जो तब आप कमिश्नर के पास जा सकते हैं कि कमिश्नर साहब एरियर्स एम्प्लॉयर की वजह से बन रहे हैं, टैक्स का बोझ मुझ पे पड़ रहा है, तो बराहे करम इस 5,000 को समझे कि मुझे मिल गया है, मैं 12 लिखता हूँ, आप 12 के हिसाब से मुझसे प्लीज जो टैक्स बनता है वो 35,000 रुपये वो ले लें। क्योंकि अगर ये मैंने अगले साल में उसने मुझे देना है तो सैलरी रिसीव्ड बेसिस पे है, तो अगले साल मैंने 12 की बजाय 17 रिसीव कर लेना है, तो जब 17 रिसीव हो जाएगा तो मुझे टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ जाएगा। तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंटरटेन करें, कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है एरियर्स पे टैक्स करवा लो, ठीक है। तो यही है वो एक रीज़न है जो मैंने आपको बता दिया, सही। जब बर्डन ऑफ टैक्स एरियर की वजह से बढ़ रहा हो तो कमिश्नर फिर इजाज़त दे देता है। इजाज़त किससे लेनी है? कमिश्नर से। अब ये भी बताओ, जब दिल करेगा इजाज़त लेने चले जाओगे, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, तब तक तो 5 लाख पे टैक्स देगा या 12 लाख पे देगा, वही वाले साल का? उस साल का जब पूछने चला जाएगा, जब अगर पूछने चला गया, कमिश्नर ने इजाज़त दे दी, यहाँ से कट जाएगा और ये 7 की बजाय ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस साल भी 12 का दे देगा, अगले साल भी 12 का दे देगा, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो 12 पे भी थोड़ा कम टैक्स लग जाएगा, इस वाले 12 में भी रेट कम लग जाएगा। मसला तो रेट का है ना, क्योंकि इनकम बढ़ जाएगी तो रेट भी बढ़ेगा या नहीं बनेगा? बढ़ेगा। ये कौन सी काइंड की एग्जांपल है ये वाली? कौन से एक हमने कुछ पढ़ा था काइंड ऑफ टैक्सेशन में, पहले ही लेक्चर में हमने कहा था कोई रिग्रेसिव है, कोई प्रोग्रेसिव है, कुछ फ्लैट है, तो ये अब मैं किसकी एग्जांपल दे रहा हूँ? हाँ,
प्रोग्रेसिव, क्योंकि इनकम बढ़ी साथ में रेट ऑफ टैक्स भी क्या हुआ, ऊपर को चला गया। तो ये किसकी एग्जांपल है? तो ये याद रखना, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, फ्लैट। ठीक है, चलो। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था एरियर्स वाला। ये बड़े बड़े जो हम लोग हैं हमें नहीं आता, सही। तो आप लोगों की वजह से मेरे भी रिफ्रेश होता रहता है। अच्छा, मैंने जो आपको एफईटी का कुछ मटेरियल दिया है उसमें गो थ्रू हो रहे हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में से हो रहे हैं या नहीं हो रहे? राव साहब आपके स्माइल जो है ना, राव साहब आप तो आखिरी है यार। कुछ मिसिंग है उसमें। आप उसको सीक्वेंस से पढ़ोगे तो मिस नहीं होगा। नहीं है मिस, मैंने देखा तो वो आगे पीछे है थोड़ा सा, तो आप एक सेक्शन को आगे चले जाओगे तो कोई रिवर्स। डबल बोल दे राव साहब अब हम नहीं करते हैं, अब हमने नया मिशन कर दिया, नया प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, तो यार प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, संडे तक आप लोगों ने कंप्लीट कर देना। खत्म हो गया। हाँ, संडे तक कंप्लीट कर देना इसे, वरना खत्म कर देंगे। ताकि देखो हम इसको बारीकी में पढ़ सकें। आपको हमने दावत दे दी है, देख लिया, चाहे आप बैच 2 से हैं तो हमने आपको दावत दी है कि आप आ जाएं और आप आके अटेंड करें, ऐसे ही करना चाहिए। अब आप वैसे फ़ोन करते रहा करें तो हमारे पास नहीं टाइम होता, हम उसके लिए इबादत का है कि, लेकिन जो आपकी जो चाहते थे वो मैं उसी वक्त कर दिया था। अच्छा चलो, अब ये सुन के ना बहुत से और आएंगे, सर आपने उनको कर दिया था, ठीक है। अच्छा तो ये एफईडी कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे की और कॉन्सेप्ट है, आ जाओ जी मराद की तरफ आ जाओ। वैल्यू इक्वल टू 0। चलो जी सेक्शन, हाँ नहीं सैलरी में देखो 3 चीजें हैं ना बेसिकली जो मोटे सेक्शन है। 12 सैलरी, जिसमें हमने सारा ये सर्कल खींच लिया कि कौन कौन सी अमाउंट है जिसको हम सैलरी कहेंगे, सैलरी में क्या क्या कुछ आएगा वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सैलरी का एक हिस्सा हमने कहा मराद की है, परकुजिट्स है। परकुजिट अगर आपको गाड़ी मिल जाती है तो गाड़ी की पूरी गाड़ी उठा के सैलरी में डाल दोगे। मिसाल के तौर पर सैलरी आपकी 12 लाख है, साथ में जब आप नौकरी करते हैं निशात वालों के साथ कहते हैं कल्टस ले जाए, इस पे आया जाया करें दफ्तर। तो कल्टस की जितनी भी कीमत है, मतलब सालाना सैलरी आपकी 12 लाख है, कल्टस आ रही है मिसाल का 19 लाख की, आप पहले ही साल 12 लाख और 19 लाख करेंगे, आप कहेंगे जी ये लेंगे 31 लाख रुपए मेरी इस ईयर की सैलरी है, इस पर टैक्स लगा लो, ऐसा करोगे? नहीं मोहतरम, इसका कुछ करना होगा। जो व्हीकल आपको मिला है, इस व्हीकल को क्या करना है वही तो परकुजिट में पढ़ना है हमने, ठीक है जी। चलो आ जाओ, फिर पहला है ही ये मोटर व्हीकल। अच्छा, मोटर व्हीकल आपके जो एम्प्लॉयर है उन्होंने आपको मोटर व्हीकल दी। मोटर व्हीकल में जरूरी नहीं कल्टस ही हो, कोई भी गाड़ी हो सकती है, सही। तो फिर उस मराद का क्या करेंगे, कितना मराद का कितना हिस्सा जो है वो सैलरी के अंदर लेके जाया जाएगा। आपको मोटर व्हीकल मिली, मोटर व्हीकल मिली, वो कानून के मुताबिक वो कहता है कि उसको दी जा सकती है, क्या कह सकते हैं कि जी ये है जी ऑफिस यूज के लिए ओनली, कि आप ऑफिस में आया करें, ऑफिस में आके बैठा करें, आपको कहीं जाना पड़ता है ड्राइवर को कॉल किया करें, गाड़ी पे बैठ के चले जाया करें, ऑफिस के काम करके वापस गाड़ी पे आ जाया करें। आपको मिल जाती है कि आपने एफबीआर जाना है, ड्राइवर खड़ा है, उसको कहीं ले जाओ, वहाँ पे जाकर पेशी भुगते हैं अपने क्लाइंट की और वापस छोड़ दो, ठीक है। तो अब आपकी सैलरी में क्या क्या ऐड होगा? 5%। कितने परसेंट होगा जी? सर अगर तो एम्प्लॉयर जो है अपने काम के लिए तो उसकी अपने काम करवाने के लिए एम्प्लॉयर ने आपको मोटर व्हीकल प्रोवाइड की है तो कुछ भी नहीं होगा यार, जब आपको उसमें दिया है कि अच्छा। अब यही बात है कि आप फर्द बात की तरफ आ जाते हैं कि
ये बड़े ही डिस्टिंक्ट किस्म के एम्प्लॉई हैं, आला दर्जे की इनके पास स्किल्स हैं, सही है। इनका क्या हंस क्यों रहे हैं जी, ये हंस रहे हैं, ये देखिए। अच्छा ये आला दर्जे के अच्छा, तो वो क्या होता है जी कि आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि फरदाबाद साहब इलेक्शन के लिए वोट देने जा रहे हैं, तो इन्होंने घूमना करना भी होता है, इनको मोटर व्हीकल दे दी गई पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। अब बताओ सैलरी में कुछ शामिल होगा? तो ये सैलरी में क्या होगा? हम्म, तो ये सैलरी में कंसीडर होगा, पर्सनल सैलरी में कंसीडर होगा, वेरी गुड। और एक और तरीके से मोटर व्हीकल मिल सकती है, वो क्या कि यार ऑफिस का भी यूज किया करो और पर्सनल भी यूज किया करो, हो सकता है या नहीं हो सकता? अब इन तीनों का मैं आपको परसेंटेज बता दूं, ऑफिस यूज प्लस पर्सनल यूज, ठीक है। तो वो कहता है कि आपका एम्प्लॉयर दो तरह से गाड़ी दे सकता है। जिसने आपको मोटर व्हीकल दी है ना, आपका एम्प्लॉयर है ना, आपका मास्टर है ना, वो आपको दो तरीका से गाड़ी लेके दे सकता है। एक तो शोरूम पे जाए, वहां से खरीदे और आपको गाड़ी दे दे, या आपका एम्प्लॉयर बैंक चला जाए, बैंक से लीज पे ले और आपको गाड़ी दे दे। ऐसे भी होता है कि नहीं, बिजनेस वाले लोग ऐसे भी बहुत ज़्यादा ऐसे ही करते हैं, दोनों तरीके यूज हो सकते हैं। तो फिर बात ये बनी, जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो गाड़ी परचेज करके दे रहा है तो जो उसको कास्ट ऑफ व्हीकल है, कास्ट ऑफ व्हीकल पर्सनल यूज के लिए है तो कास्ट ऑफ व्हीकल का 10%, पर्सनल यूज के लिए है तो कास्ट ऑफ व्हीकल का, और अगर ऑफिस यूज प्लस पर्सनल यूज के लिए है तो कास्ट ऑफ व्हीकल का 5%। ये याद रखिएगा, कास्ट ऑफ व्हीकल किसका? कास्ट ऑफ व्हीकल। मैं कह रहा हूँ फेयर मार्केट वैल्यू की तरफ ना चले जाना, वो पेपर में दे दे जी 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, 5% ऑफ कास्ट ऑफ व्हीकल, 5% ऑफ एनी ऑफ अबाउट, नॉन ऑफ दी अबाउट, तो आप कास्ट की तरफ जाना, फेयर मार्केट वैल्यू की तरफ ना जाना। अभी दूसरी बात करते हैं कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो क्या करता है, आपको लीज पे गाड़ी लेके दे देता है। लीज पे हर महीने उसको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ पैसा। लीज पे गाड़ी महंगी मिलती है या कास्ट पे महंगी मिलती है? लीज पे, क्योंकि लीज के ऊपर उसको ज्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी। नकद सस्ता होता है, उधार महंगा होता है। तो जब लीज पे लेंगे तो फिर परसेंटेज तो यही रहेगी, लेकिन किसका परसेंट वो बताओ, पूछ सकता है वो कि लीज पे गाड़ी दी है एम्प्लॉयर ने और बरात के तौर पर एम्प्लॉय को दे दी है, किसका कितना परसेंट सैलरी में शामिल होगा बताओ? फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू, अब कास्ट नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू कब की? बड़े साहब, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द टाइम और एट द टाइम ऑफ commencement ऑफ लीज। जिस दिन लीज हो रही है, जिस दिन साइन हो रहा है लेसोर और लेसी के दरमियान, उस दिन उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसी को तो कहा जा रहा है फेयर मार्केट वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज। उसका 10%, उसका 5%। बात समझ आ गई? अच्छा, अगले साल देखो, गाड़ी एक साल के लिए, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट चल रही है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मौजूद है तो काम चलता रहेगा, सही है। अगले साल भी आप गाड़ी इस्तेमाल करोगे, उसके अगले साल भी करोगे, लेकिन हर साल ये कांस्टेंट रहेंगे, हर साल कास्ट का लिया जाएगा। अकाउंटेंट सोच रहे होंगे कि सर वैल्यू ऑफ व्हीकल कम हो जाएगी, अगले साल डेप्रीशिएट होगी,
डेप्रिसिएशन की तरफ ना चले जाना, वो धोखा देने की कोशिश करेगा, रहेगा कास्ट ऑफ व्हीकल का ही। सही, डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है कानून में, कास्ट ऑफ व्हीकल लिखा हुआ है तो कास्ट ऑफ व्हीकल पे ही रहना। और यहाँ पे जो फेयर मार्केट वैल्यू है एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज, उसी का रहना, उसी का 5% और 10%। बात समझ आ गई? इसको हम इलस्ट्रेट करते हैं। कैसे इलस्ट्रेट करते हैं? चलो, टैक्स ईयर 2021 अभी खत्म हुआ, आप रिटर्न फाइल करने लगे हैं। आप रिटर्न, क्या टाइम हुआ? 850। 850? अच्छा, 10 मिनट है। अच्छा, तो आप रिटर्न फाइल करने लगे हैं। आपको जो उन्होंने गाड़ी दी है ना, कास्ट ऑफ व्हीकल, उसकी कास्ट है जी सपोज 20 लाख। अब मुझे खुद आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कि ये गाड़ी दी है पर्सनल यूज के लिए, सैलरी 12 महीनों की ये है, जो बरात की वैल्यू है मोटर व्हीकल की, मैं यहाँ पे क्या लिखूं? जल्दी बताओ। पर्सनल यूज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जल्दी बताएं, आप बता दें। ये बड़ा सिंपल है, 10%। हाँ, 2 लाख उसका ले लेंगे, हाँ, टोटल तो 14 लाख। इस 20 लाख का 10% जो है वो 2 लाख है, तो ये वाला परक्विजिट है, इसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो आपकी सैलरी इनकम 14 लाख हो जाएगी। ठीक है, ये जब कास्ट ऑफ व्हीकल का पर्सनल यूज के लिए है, ये 10% है, ये 10% मल्टीप्लाई हो रहा है कास्ट ऑफ व्हीकल, तो ये सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये सारा कुछ किया जा रहा है क्योंकि सैलरी को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप अपने मास्टर से फायदा ले रहे हो, जितने फायदे लेते जाओगे उतनी सैलरी बढ़ती जाएगी। सैलरी जो है वो देखो, एक मराद की सूरत में भी हो सकती है और पैसे की सूरत में भी हो सकती है। जो मराद मिलते जाएंगे उसको माइनस, उसका भी एक्शन लेना है। आप अपने इवन के बच्चों के, अगर आपके बच्चों की फी पे कर देता है आपका एम्प्लॉयर, तो वो भी आपकी सैलरी का हिस्सा बनेगा। ये नहीं होगा कि मेरे बच्चों की फी अगर 10-10 हज़ार रुपये और 30 हज़ार रुपये हर महीने मेरा एम्प्लॉयर मेरे बच्चों की फी पे कर रहा है, तो क्या वो मेरी सैलरी नहीं होगा? वो मेरी सैलरी है, उसने गाड़ी मुझे इस्तेमाल करने के लिए दी हुई है, वो ये पे कर रहा होगा, एक कास्ट पे किया उसने, इसलिए वो फायदा मुझे मिल रहा है, तो वो फायदे को सैलरी का हिस्सा बनाना है। किस तरह बनाना है वो ये तरीका मैंने बता दिया। ठीक हो गया? तो मेरा ख्याल है बाकी भी आप कर लो, लीज वाला भी कर लोगे ना? हाँ जी सर, अगर लॉयर ने पहले 10 साल पहले गाड़ी खरीदी थी, उस टाइम से थी वो, जैसे दफादार की गाड़ी होती है, आगे जो करंट एम्प्लॉयर चलता रहता है, तो फिर उस पे क्या कॉस्ट लगेगी? यही तो मैंने अर्ज किया, इसी तरह तो धोखा देगा। एम्प्लॉयर ने चाहे 50 साल पहले खरीदी थी, जब उसने आपको दे दी, उसको जो कास्ट ऑफ व्हीकल पड़ी थी वही कीमत उसी का। आप टूटी गाड़ी ना लेना। फिर वो कह दी कि मैंने मर्सिडीज ली थी 1980 में इतने की। फॉर साहब एम्प्लॉई है, अच्छे वकील है, मैंने इनको लीगल कंसल्ट काउंसिल रख लिया अपने पास, काउंसिल तो नहीं, मैंने लीगल एम्प्लॉई रख लिया अपने पास। ठीक है, तो ये इनको मैं गाड़ी देता हूँ तो कास्ट से ली जाएगी, ये मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ली जा रही। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे गलत ना कर देना। 18 गाड़ी चाहे है, लेकिन उसकी जो कास्ट एम्प्लॉयर को पड़ी थी उसका परसेंटेज लेना है, ना कि उसकी जो अब की वैल्यू है उसका। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो, टैक्सेबल इनकम क्या बनेगी? वही 14 लाख या टैक्सेबल 14 लाख बनेगी। ये और ये दोनों ऐड हो गए, इसमें टैक्स लगेगा, ना कि 12 लाख पे लगेगा। जी सही। तो जो अमाउंट तो मतलब टोटल इसमें ऐड हो जाएगी, मतलब 14 लाख बन जाएगा। हाँ बेटा, मैं आपको दोबारा करता हूँ, मैं समझाता हूँ। हम इस तरह इसको दोबारा से करें। आप मुलाजिम हैं, साल शुरू हुआ है 1/7/2020 को, साल एंड हुआ है 30/6/2021 को। इस साल में 12 महीने हैं, हर महीने आपको सैलरी मिलती है 1 लाख, आपको साल की सैलरी मिल गई है 12 लाख। ये आपकी
टोटल सैलरी है फिर ये। अब क्या होने लगे, उन्होंने साल में आपको तो गाड़ी, ये आपको सैलरी दी है, लेकिन उन्होंने आपको गाड़ी भी दी हुई है कि उसको आप अपने पर्सनल इस्तेमाल में रख लें। जो गाड़ी उन्होंने आपको दी है, उस गाड़ी की जो कीमत उसको अदा करनी पड़ी आपके मालिक को, उसको मैं कास्ट ऑफ व्हीकल कहता हूँ, उसको 20 लाख रुपया देना पड़ा गाड़ी खरीदने के लिए। तो कास्ट ऑफ व्हीकल क्या पड़ी, व्हीकल 20 लाख, उसने वो गाड़ी लेकर आपको दे दी। अब इस गाड़ी को आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या ये 20 का 20 लाख जो आपको सैलरी मिल रही है 12 लाख, उसमें ऐड कर दूं जाके? नहीं। इसके लिए उन्होंने तरीकाकार बनाया कि जो भी कास्ट होगी, अगर पर्सनल यूज के लिए है, उस कास्ट का 10%। तो इसका जब मैं 10% निकालता हूँ तो ये क्या हो जाता है, 2 लाख। तो आपकी जो ये 12 महीनों की ये वाली सैलरी है, उसके अंदर 2 लाख को ऐड कर दिया जाएगा। ये मैं 2 लाख ऐड करता हूँ, तो अब आपकी जो टैक्सेबल सैलरी है वो कितनी बन गई, 14 लाख। अब आपने 14 लाख के ऊपर टैक्स देना है, ना कि 12 लाख। ये और अगर ये कोई सवाल देता है कि आपका एम्प्लॉय एक सैलरी आपकी एक महीने की 1 लाख रुपए, अगर एम्प्लॉयर गाड़ी देता है फिर आप उसकी गाड़ी की वैल्यू नहीं देता है, फिर क्या बनेगा? तो बेटा फिर वो अप्लाई नहीं हो सकता, फिर वो हाल ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब तक कास्ट ही नहीं होगी तो हम कैसे मालूम करें। हम वही लिखेंगे, अगर एक 12 लाख हमने कह देंगे कि हमें जो कानून पढ़ाया गया है ना, उस कानून के अंदर जो है वो कास्ट कास्ट का का लिखना होना जरूरी है। जब उसकी कास्ट ही नहीं लिखी गई तो मैं कैसे मालूम? फिर आप हाथ खड़े कर देना और कह देना ये सबका ही गलत होगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल होता है, सम टाइम एग्जामिनर से भी गलत क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, जब तक वो दो चीज़ों को होना जरूरी है ना, इस सैलरी में मैंने अगर ये ऐड करना है तो 2 चीज़ें तो होंगी तो मैं करूँगा ना। एक, ये बताएगा कि ऑफिस यूज़ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए, दोनों के लिए है। ठीक, अगर ये बता देगा तो ये मुझे रटा होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने याद किया होगा। तो मैं ये वाला जो है ये बताएगा और साथ में कास्ट का बताएगा, दोनों बताएगा तो फिर ये तीसरा निकलेगा। अगर ये नहीं बताएगा तो नहीं निकलेगा, निकल ही नहीं सकता। ठीक हो गया, तो चलो लेट्स एंड द क्लास फॉर टुडे, और इंशाल्लाह टुमारो 7:45 या 7:30 हम फिर क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन गुड बाय।